हेलो बच्चा लोग, गुड मॉर्निंग। मैं आज लेकर के आई हूँ। आज का जो टॉपिक है अशोक से रिलेटेड है ना। तो आप सभी को पता है कि अशोक का जो टॉपिक है वो काफी बड़ा है और अक्सर एग्जाम में उससे सवाल पूछे जाते हैं। तो हम लोग इसको दो भागों में पढ़ेंगे। अशोक पार्ट 1 भी आएगा और पार्ट 2 में। पार्ट 1 में हम लोग अशोक के जन्म और उसके जो जीवन से संबंधित कथाएं हैं उसको देखेंगे, और पार्ट 2 में हम लोग जो देखेंगे अशोक के जितने भी शिलालेख और जो भी चीजें हैं उसके बारे में। ठीक है। अशोक का जो शासन टाइम है, जो शासन का टाइम पीरियड है, हम लोग कहेंगे तो वो 272 से 232 ईसा पूर्व के बीच में माना जाता है। कब से? 272 से 232 ईसा पूर्व के बीच में। और अशोक के पिता का नाम क्या नाम है? अशोक के पिता का नाम क्या रहेगा? बिंदुसार, है ना, बिंदुसार। और माता का नाम दो जगह आता है, एक आता है दुर्धरा, ठीक है, और दूसरा नाम जो आता है वो होता है मित्राक्षा, मित्राक्षरा। ठीक है। तो दो नाम आता है, दोनों अलग अलग होती हैं। इनके बारे में बोला जाता है कि ये बौद्ध धर्म से संबंधित थी। ठीक है, बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई थी। ठीक है। इसके अलावा अगर इसके राज्याभिषेक की बात करें हम लोग, कि राज्याभिषेक कब हुआ था, तो अशोक का राज्याभिषेक हुआ 269 ईसा पूर्व में। ठीक है, 269 ईसा पूर्व में अशोक का राज्याभिषेक हुआ था। अशोक के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना जो है वो है कलिंग युद्ध, है ना। कलिंग युद्ध से संबंधित कई सारे तथ्य आपको किताबों में मिलेंगे, बट ये जो कहानी मैं आपको बता रही हूँ या ये जो स्टोरी बता रही हूँ आपको, इससे जुड़ी हुई जो फैक्ट हैं, जो चीज़ें हैं, वो थोड़ा सा रोमांचक भी है। इतिहास तो अपने आप में भी बहुत खूबसूरत है। तो अगर हम बात करें कि कलिंग युद्ध के बारे में बोला जाता है कि उसकी शुरुआत बहुत पहले से चल रही थी। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में कलिंग हिस्सा हुआ करता था मगध का, लेकिन बिंदुसार के शासनकाल में कलिंग जो है मौर्य साम्राज्य से निकल गया, उसके हाथ से निकल गया। और जब उसके हाथ से निकल गया तो कहीं ना कहीं अशोक को लगता था कि ये मेरे दादा का है और मेरे पास होना चाहिए। ठीक है। कलिंग मतलब आज का उड़ीसा, है ना। तो अगर हम लोग उसकी बात करें, जैसे कि एक मैप मैं अगर ड्रॉ करूं इंडिया का, ठीक है, ठीक है, ये भारत का मैप है। और अगर इसको ड्रॉ करें तो ये वाला जो लोकेशन आप देख रहे हैं ना, ये, ठीक है, ये है बिहार और यहाँ पे है उड़ीसा, ये है उड़ीसा। और ये वाला जो लोकेशन है ये क्या है? पश्चिम बंगाल है। ठीक है, ये वाला जो लोकेशन है ये मगध का क्षेत्र है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि दोनों के मध्य में पड़ रहा है क्या? उड़ीसा, जिसको हम लोग कलिंग के, पुराना नाम क्या है इसका? कलिंग। ठीक है, तो बिंदुसार के शासनकाल में ये इसके हाथ से निकल जाता है, मौर्य के हाथ से छिन जाता है। तो अशोक को लगता है कि ये मेरा होना चाहिए। अशोक एक बार अपने राज्य के इसके लिए भ्रमण पे निकला रहता है, और शुरू में अशोक को चंड अशोक या भ्रामक अशोक के नाम से जाना जाता था। चंड अशोक कहा जाता था पुराने ग्रंथों में। शैव धर्म का जब शैव धर्म को मानता था तो उसे चंड अशोक कहा जाता था। तो ये हुआ कि अशोक की जो मुलाकात होती है कि निकला रहता है अपने राज्य भ्रमण पे देखने के लिए कि उसके राज्य में किस तरह के सुख दुख चल रहे हैं। और उन सुखों दुखों के जानने के क्रम में उसकी मुलाकात जंगल में एक लड़की से होती है, और उस लड़की का नाम रहता है कौरवकी। और वो कौरवकी और कोई नहीं, कलिंग देश की राजकुमारी रहती है। और उसके साथ उसका एक छोटा भाई कौरवकी का नंद कुमार रहते हैं, जो कि कलिंग के राजकुमार रहते हैं, लेकिन आयु 9-10 साल की रहती है। तो जब वो पूछते हैं कि क्या हुआ, अशोक पूछता है कि तुम यहाँ जंगल में अकेले क्यों? तो बोलती है कि मेरे घर वाले जबरदस्ती मेरा विवाह कर रहे हैं, इसलिए मैं अपने भाई के साथ चली आई हूँ। फिर एक बार देखता है अशोक की उसको कुछ लोग हैं जो कि मारने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस समय अशोक ही बचाता है उन लोगों को। फिर पूछता है तो फिर से वो झूठ बोलती है और बोलती है कि जो है ये मैं एक राजकुमारी हूँ और ये लोग मुझे मारना चाहते हैं क्योंकि मेरा भाई राजा बन ना सके, इसको लेके। तो वो इग्नोर कर देता है और ये नहीं बताती कि मैं कलिंग की राजकुमारी हूँ, इग्नोर कर देता है। अशोक से जब पूछती है कि तुम कौन हो और तुम्हारा नाम क्या है, तो अशोक भी झूठ बोलता है और अशोक बोलता है कि मेरे अपने घोड़े का नाम बता देता है और बोलता है मेरा नाम पवन है और मैं मौर्य साम्राज्य में एक सेना हूँ। ठीक है,
तो बात खत्म हो जाती है। एकाएक एक दिन खबर आती है और वहाँ अशोक लगभग लंबे टाइम तक रहता है। और एक दिन एक खबर आती है कि जो है कलिंग पे आक्रमण किया है कौन? बंगाल का शासक शशांक। क्या नाम रहता है? शशांक। और इधर से आक्रमण, जब ये बात पता चलती है मगध को कि बंगाल बढ़ रहा है उड़ीसा पे, यानी कलिंग पे अधिकार के लिए, तो अशोक के जो गुप्तचर रहते हैं वो आके अशोक को बताते हैं कि बंगाल के शासक आगे बढ़ रहे हैं कलिंग पे अधिकार करने के लिए। तो अशोक भी तुरंत जंगल से भागता है और अपनी सेना को लेकर के उड़ीसा पे यानी कलिंग पे आक्रमण के लिए बढ़ता है। यहीं पे एक जगह होती है और यहीं पे युद्ध होगा। उस जगह का नाम होता है कलिंग, और उसी लिए उसे कलिंग युद्ध कहा गया। कलिंग युद्ध के बाद महानदी खून से लाल हो गई थी। इतिहास में, प्राचीन इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा नरसंहार होता है। लाखों लोग मारे जाते हैं, न जाने कितने लोग अनाथ हो जाते हैं। और इसी बीच जो ये 10-15 दिन का टाइम होता है, अशोक को प्रेम हो जाता है कौरवकी के साथ, लेकिन दोनों अलग हो जाते हैं। फिर कलिंग युद्ध जीतने के बाद लंबे समय तक अशोक जो है युद्ध लड़ता है और उसके बाद जीत जाता है। कलिंग युद्ध जीतने के शाम में अशोक जब बाहर निकलता है रणस्थल में, तो कोई पानी के लिए कराह रहा है, किसी के हाथ है तो पैर नहीं, कोई अपने पति को लेकर रो रहा है, कोई अपने बेटे को लेकर रो रहा है। अजीब ही दृश्य दिखता है और उसका हृदय करुणा में भर जाता है, दुखों से भर जाता है कि मैंने इतने सारे लोगों की हत्याओं का कारण बना हूँ, जिम्मेदार हूँ मैं इतनी सारे लोगों की हत्याओं का। और वो परेशान हो जाता है, और जब परेशान हो जाता है तो ऐसे आगे बढ़ता रहता है। एक लोग पानी पानी कराहते रहते हैं और अंतिम सांसें ले रहे होते हैं। अशोक दौड़ के सोचता है कि उसे पानी दे दे। एक मटका उठाता है और वो मटका खून से भरा रहता है, छूट जाता है अशोक के हाथ से। वो सोचता है कि नदी से जाके चूल से, यानी अंजोरी जिसको बोलते हैं गाँव देहात में, अंजोरी से सोचता है पानी उठा करके उस व्यक्ति को पिला दे। नदी से जब पानी उठाता है तो वो पानी भी एकदम रक्त से लाल होता है, वो पानी भी छूट जाता है। उसी नदी के किनारे देखता है कि एक लड़की बैठी है, रो रही है, और बहुत सारे लोग उसे घेरे हुए हैं। वो जाके देखता है और सामने से उस लड़की का चेहरा दिखता है। वो देखता है ये तो कौरवकी है, तो पूछता है कि कौरवकी ये कौन है और किसने मारा इसको, और तुम क्यों रो रही हो? तो कौरवकी बोलती है कि ये कलिंग के महाराज है और हाय लगे मगध के सम्राट को, जिसने उस पापी ने मेरे भाई को मार दिया, और मैं कलिंग की राजकुमारी हूँ। ये सुनते ही अशोक के पैरों के नीचे से जमीन निकल जाती है, क्योंकि उसे मारने वाला कौन होता है? अशोक खुद होता है। क्योंकि वो तो भाई एक राजा को मारता है ना, उसे नहीं पता होता है कि ये कौरव की गवाही है। जब युद्ध चलता रहता है तो अशोक के मन में ये द्वंद रहती है, क्योंकि युद्ध में हमेशा राजा आगे होता है ना, लेकिन इस युद्ध में राजा हमेशा पीछे रह रहा था। तो अशोक को लगता था कि राजा पीछे क्यों रह रहा है और दिख क्यों नहीं रहा है, क्योंकि राजा छोटा था, बग्गी बड़ी होती थी, जब बैठता था तो छुप जाता था। तो ये द्वंद हमेशा था। तो ये चीजें समझ में नहीं आ रही थी उसको। ठीक है, तो उस समय अशोक कुछ बोलता नहीं है, कौरवकी को लेके जाता है और दाह संस्कार हो जाता है उसके भाई का, और बताता नहीं, और कौरवकी से विवाह कर लेता है। ठीक है, उसके बाद कौरवकी से विवाह होने के बाद से वो लंबे समय तक नहीं बताता उसको कि ये है। उसके बाद फिर वो बंगाल विजय करेगा, और जब बंगाल विजय करके, और कौरवकी को मौर्य साम्राज्य के महल में पानी भरने के लिए दासी के रूप में लगा देता है कि मैं तुम्हें भी वहाँ काम पे, और एक अलग कुटिया बनाता है, वहीं कुटिया में रहा करती थी कौरवकी। वो अभी तक नहीं बताता है कि वो मगध का सम्राट है, इस डर से कि कौरवकी को खो देगा। प्रेम ऐसा चीज है कि सब कुछ बदल देता है। इसीलिए बड़े बड़े जो इतिहासकार हैं, बड़े बड़े राइटर्स हैं, उन्होंने बोला है एवरीथिंग फेयर लव एंड वॉर। तो ये अशोक की प्रेम कथा है जो मैं आपको बता रही हूँ। अगले एपिसोड में मैं आपको बताऊंगी कि अशोक की जो प्रशासनिक दक्षता है वो कैसी है और क्या है। तो उसके बाद ये कह सकते हैं कि अशोक जो है बताता नहीं है उसको, लेकिन जब बंगाल विजय करके वापस आता है, और जब वापस आता है तो सारे राज्य में महारानी की, महाराज की जय, अशोक महाराज की जय, लाडे की जय, महाराजे की जय गूंज रही थी। तो ये दौड़ के जाती है देखने के लिए कि आखिर वो पापी है कौन, कैसा दिखता है कलिंग का मगध का महाराज जिसने मेरे भाई को मारा था। और जाके देखती है तो वो मगध का सम्राट ही रहता है, अशोक, यानी उसका पवन। और ये बात उसे शॉकिंग लगती है। वहीं से भागती हुई जाती है, एक पत्र लिखती है अशोक के नाम का और छोड़ती है और निकल जाती है। उस समय कौरवकी प्रेग्नेंट रहती है और बोलती है कि अशोक, तुमने जो किया है वो तुम्हारे विनाश का कारण बनेगा, और तुम्हारे आने वाले पूर्वज वो तुम्हारी तरह पापी तो नहीं होंगे। और वो जा करके बौद्ध धर्म की दीक्षा ले लेती है। उसके दोनों बच्चे ट्विंस रहते हैं, दोनों बच्चे फिर जुड़वा पैदा होते हैं, और वही होते हैं महेंद्र और संघमित्रा, जो 8 साल की आयु में अशोक के दरबार में पधारेंगे। और उनके आने के बाद अशोक जो है उपगुप्त से शिक्षा लेगा, और उसके बाद बौद्ध धर्म को अपना लेगा, और जो है भेरी घोष छोड़ करके धम्म घोष में लग जाएगा।
उसके बाद जब थोड़े बड़े होते हैं तो अपने पुत्र और पुत्री को, महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका भेजेगा बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। और श्रीलंका जाते समय महेंद्र यहाँ से एक बौद्ध वृक्ष की टहनी लेकर के अपने साथ जाएंगे और वहां जाकर के लगाएंगे, जो आज भी श्रीलंका के अनुराधापुर, जो श्रीलंका की पुरानी राजधानी थी, वहां पे लगाया हुआ है। श्रीलंका में हर साल पोयम पोया नाम का एक पर्व मनाया जाता है, जो महेंद्र के आने में और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के उल्लेख के रूप में मनाया जाता है वहां पे। तो ये अशोक के प्रेम कहानी को हमने पढ़ा इस एपिसोड में। अगले एपिसोड में हम लोग अशोक के शिलालेख और उसकी विशेषताओं को देखेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखें। थैंक यू।